आवाज आ रही है सबको? यस, आ रही है मैम, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। आप लोग अपना साउंड ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, एंड जिससे बीच में डिस्टरबेंस ना हो। वीडियो ऑफ करना चाहे वीडियो ऑफ कर लीजिए। सो 11 बज रहा है, हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। हेलो एवरीबॉडी। आप फिर हम लोग आज संडे को एक्यू टिप्स पर बात करेंगे। एक्यूप्रेशर टिप्स यानी हेल्थ से रिलेटेड, हमारे डे टू डे रोजमर्रा में काम आने वाले ऐसे कुछ शरीर के बिंदु, कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स जिन पर हम लोग बात करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। जो बीमार हैं और जो स्वस्थ हैं, दोनों के लिए ये काम करेगा, मेंटेनेंस के लिए भी। तो हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम का, और फिर आज के टॉपिक्स पर बात करेंगे। आप लोग स्क्रीन प्रेजेंटिंग नहीं करेंगे, प्रेजेंट नाउ बटन है उसे क्लिक ना करें, जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो किसी को। ये वीडियोस, ये सेशंस हम लोग हर संडे को करते हैं 11 से 12, और आधा घंटा हम लोग इस पर नए व्यूज पे बात करते हैं, नए पॉइंट्स पे और नए टॉपिक्स पे बात करते हैं, और आधा घंटा आपके क्वेरीज और क्वेश्चन आंसर्स पे रखते हैं हम लोग। तो आपको जो भी पूछना होगा, आप आधे घंटे के बाद हम लोग डिस्कशन रखेंगे उसका। सो 11 से 11:30 एक्यू टिप्स पे बात करेंगे, और 11:30 से 12 हम लोग क्वेरी सेशन पे बात करेंगे। इनके रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप्स में और फेसबुक पे और यूट्यूब पे तीनों जगह अवेलेबल हैं। जो आपको कन्वीनियंट हो आप आगे देख सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं लोगों को, जिससे लोग अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं इस कोविड पीरियड में। सो प्रेजेंट स्क्रीन आप लोग ना करें, नहीं तो आपको डेमो वगैरह वीडियोस क्लियर नहीं दिखेंगे। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी एनर्जी नंबर 5 और 6 पर, यानी कि हम लोग अपने पार्थिव और काल का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। फिंगर नंबर 5 और 6 पर बात करी थी। बोथ रिंग फिंगर का ट्रीटमेंट आप 4-4 मेथी के दाने द्वारा कर सकते हैं, और ये हमारे फिजिकल बॉडी और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसके बीच में एक तालमेल बैठाता है, हमारे कनेक्शंस को इम्प्रूव करता है, और हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है। कितना डिस्टेंस रखना है और कितना क्लोजनेस रखनी है, किन रिलेशंस के बीच में, हमारे ऑर्गन्स और हमारे ब्रेन और स्पाइन के बीच में कैसे रिलेशंस हैं और उनको कैसे मेंटेन करना है, इन विषयों पर हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी। एनर्जी नंबर 5 और 6, जिसे हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की शाखा में पार्थिव और काल कहते हैं। सो फिंगर नंबर 5 और 6 पर ट्रीटमेंट की बात करी थी, अलग अलग पहलू पे, जिससे कि हम कई लेवल्स पर इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने बात करी थी। सो डिस्टेंस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट ये एक नया आता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। सो इस टॉपिक पर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी, और जिनको इंटरेस्ट है फर्दर इन चीज़ों में, वो आगे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्सेज, जिससे कि आपको उसको डिटेल में समझने में और ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी खुद का, और लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। सो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एक ब्रांच है जिसमें हम लोग शरीर जो पंच तत्व से बना है, उसके अलावा भी 5 तत्व और हैं जिन्हें पराभौतिक या मेटाफिजिकल कहते हैं। और इस प्रकार से शरीर 10 तत्वों से, कंपोनेंट से बना है, और इसीलिए ईश्वर ने हमें 10 उंगलियां शायद दी हैं, और पैर की 10 उंगलियां दी हैं, जिनका हम भरपूर प्रयोग करके और उपचार में और अपने शरीर को स्वस्थ रखने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक शाखा है। इसके अलावा बहुत सी एक्यूप्रेशर की शाखाएं हैं। चाइनीज एक्यूप्रेशर है जिसमें 14 मेरिडियन सिस्टम पे बात की गई है। सुजोक एक्यूप्रेशर है जिसमें हाथ और पांव पर पूरे शरीर का उपचार सीड्स के माध्यम से, कलर्स से, छोटे छोटे मैग्नेट से, बहुत प्रकारों से उपचार बताया गया है। मेटाफिजिकल कई प्रकार के उपचार बताए गए हैं। सो ऐसी बहुत सी शाखाएं हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी है, मसाज थेरेपी है। तो ये अलग अलग शाखाएं हैं, जिनमें से कुछ शाखाओं का अध्ययन हम लोगों ने लगभग 20-25 वर्षों में किया है, और इन कुछ शाखाओं के कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ यहाँ शेयर करते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिकली उन्हें अपने ऊपर, अपने परिवार पे, औरों पे यूज कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या है तो उन्हें लाभ प्रदान कर सकते हैं।
और हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी कि स्टोन्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं कि किडनी में स्टोन ना हो या गॉल ब्लैडर में स्टोन ना हो। उसके बचाव के लिए हमें एक प्रिकॉशन रखना होता है, जिसपे बात की थी कि यूरिन आपको नहाने के पहले और हर खाने के मील्स के बाद जरूर जाना चाहिए। उससे हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं और हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठा नहीं होने पाता। और तीसरा हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम क्लीनिंग के ऊपर। हमारे दो बेसिक ओपनिंग्स हैं, माउथ और एनस, और इन दो एरियाज को अलग अलग उसके सेगमेंट्स को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। और लास्ट टॉपिक जो बात किया था वो इन्फेक्शंस पे बात की थी हम लोगों ने पिछली बार। तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं लोगों को, कई प्रकार के, सिंपल वर्म्स से लेकर के कीड़े पेट में होने के साथ साथ बच्चों में, उसके अलावा बड़ों में भी बहुत तरह के क्रॉनिक इन्फेक्शंस, लिवर हेपेटाइटिस और तमाम तरह के क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, ब्रेन में इन्फेक्शंस, लिवर में, आंतों में, तमाम तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और इस समय इन्फेक्शन का जो पीरियड चल रहा है कोविड-19 का, इस पे भी हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम। तो ये कुछ बेसिक इन्फेक्शन टिप्स की बात करी थी, जिनमें हम लोगों ने ब्लैक कलर लगाना सीखा था दोनों स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट्स पे, अगर बच्चों में आंतों में कीड़े हैं उनके लिए। और हम लोगों ने जो ग्रुप्स में शेयर किया है आपको ब्लैक कलर के चार्ट, इस चार्ट में बना हुआ है ब्लैक कलर्स नोज पे, थ्रोट पे, लंग्स के पॉइंट्स पर और दोनों थंब के दोनों जॉइंट्स पर। इस तरह के कुछ कलर्स हैं जो आप अगर कोविड के एरिया में रह रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं, ऐसे इन्फेक्टेड एरियाज में हैं, तो आप प्रिवेंटिव कर सकते हैं। और अगर माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, गले थ्रोट में और ब्रीदिंग के सिम्टम्स हैं, तो आप उन्हें यूज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। सो वो स्टेज वाइज और सिम्टम्स के आधार पे अलग अलग ट्रीटमेंट आप उसके आधार पे कर सकते हैं। और उस पे हम लोगों ने एक बुक का रेफरेंस दिया था, हिप्पोक्रेटस 1 आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। उसमें एक खास चैप्टर है इन्फेक्शंस के ऊपर, सिंपल से लेके क्रॉनिक लेवल के इन्फेक्शंस पर, जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें चार्ट्स के माध्यम से आप मेथी के दाने या ब्लैक कलर भी लगाएंगे, अगर मैग्नेट्स नहीं है तो आप उनसे भी बहुत सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं। आज हम लोग फर्दर बात करेंगे, आपका टॉपिक अलग से दो विषय हम लोग खास लेंगे। और इस समय सबसे ज्यादा जो समस्याएं आ रही हैं लोगों को, डाइजेशन और फूड हैबिट्स की और बॉडी बैलेंसिंग की। तो शरीर को संतुलित कैसे रखेंगे हम लोग, इस पर चर्चा करेंगे, कुछ सेंटर लाइन के पॉइंट्स पर बात करेंगे। और दूसरा हमारा जो इंटरनल बॉडी सिस्टम है, जहाँ बेसिकली हमारा फूड अंदर जा रहा है, जो भोजन हम बाहर से अंदर ले रहे हैं, वो ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है और सर्कुलेट हो रहा है, और नहीं हो पाता। इस वजह से आपको बार बार तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं पे शरीर में भारीपन लगने लगता है, कहीं शरीर फूलने लगता है, कहीं एसिडिटी गैस होने लगती है, तो कहीं पर कब्जियत या डायरिया की शिकायत हो जाती है, या कभी स्पाइन स्टिफ होने लगती है। तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स ये हमारे बीच में एक बेसिक कोविड-19 पीरियड में ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। और इंसान खाली बैठा है तो वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ अपने इस फर्स्ट ओपनिंग में डालता रहता है। तो ये जो आप हैबिट क्रिएशन है, इस पे भी हम लोग आगे कभी किसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये हैबिट्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हैबिट बन गई है, अगर आप 2 घंटे 4 घंटे में खाली बैठे हैं तो कुछ नहीं है तो खा रहे हैं। तो अगर खा लिया तो अंदर क्या हो रहा है और उसको हम अंदर कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं, इस पर आज हम लोग खास तौर से बात करेंगे। क्योंकि बच्चे तो मानेंगे नहीं, 2-2 घंटे पे 4 घंटे पे वो अपना नॉन स्टॉप खाना पीना चलता रहता है। आज का पहला टॉपिक पे आते हैं सीधे हम लोग। सबसे पहले 12 पॉइंट्स पर बात करेंगे। हमारा जो फूड है, जो भोजन है, वो कैसे ट्रैवल कर रहा है और कौन से हमारे शरीर के अंदर के जान पहचान वाले लोग हैं जो उस भोजन से इंटरैक्ट करते हैं या उस भोजन से बातचीत करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, भोजन हमारे मुंह में जाता है, यानी माउथ इन्वॉल्व है, दांत, मसूड़े और जीभ, ये इन्फेक्टेड होने लगती है, ये अफेक्टेड होने लगती है, इनमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, दांतों की, मसूड़ों की और जीभ की। तो ये हमारा एक सिस्टम है जो इस फूड के क्वालिटी और क्वांटिटी से प्रभावित होता है। तो माउथ का एरिया हो गया। इसके बाद ये भोजन जा रहा है आपके खाने की नली में, यानी फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। तो ये पूरी नली आपके गले से लेकर के आपके डायफ्राम, यानी जहाँ रिब्स खत्म होती हैं, वहां तक ये पूरी नली गई हुई है एक ट्यूब के रूप में। और पसलियों के बाद एक डायफ्राम है, उसको छेद करते हुए उसमें नीचे जाती है और फिर थैली में खुल जाती है, जिसे आप स्टमक कहते हैं, पेट कहते हैं।
तो ये खाने की नली में भी तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। इसमें जलन होने लगती है, इसमें खराश होने लगती है, इसमें खाना रुकने लगता है, कई बार अंदर जाने में दिक्कत होती है, कहीं गांठ या ग्रोथ होने लगती है, ये नली सिकुड़ जाती है या फैल जाती है, ज्यादा सूजन आ जाती है। ये तमाम इस नलियों में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसके बाद ये भोजन जा रहा है आपके स्टमक में यानी पेट में। तो ये स्टमक एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो कि एक बैग की तरह आपके पेट में लेफ्ट साइड इस प्रकार से रखा हुआ है, और ऊपर से ये ट्यूब कनेक्टेड है, उसमें भोजन आता है। तो ये स्टमक मिक्सी की तरह उस भोजन को चर्न कर रहा है, उसे पचा रहा है। तो यहाँ ये स्टमक का बहुत बड़ा रोल है कि उस जो फूड को आपने दांतों से ज्यादा नहीं चबाया या चबाया भी, तो फर्दर वो और ज्यादा वहां पे उसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है, चूर चूर किया जा रहा है, वो मेहनत कर रहा है उसको, और सूक्ष्म कणों में, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके उसे एकदम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये स्टमक हमारा काम कर रहा है अंदर, और उसके बाद ये वो फूड धीरे से स्लिप करता है स्टमक की ओपनिंग से छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक पहला ऑर्गन लेवल पे हमारा एक ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है जब हम भोजन कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टमक की, गैस, एसिडिटी, भूख ज्यादा लगना, कम लगना, सेटिस्फाइड होना, नहीं सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना या ना संतुष्ट होना भोजन से। दूसरा ऑर्गन आ रहा है, वहां से भोजन जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में फूड यहाँ पर हमारा एब्जॉर्ब होता है यानी अवशोषित होता है। यानी जैसे अगर कहीं पानी पड़ा है, आप कागज डाल दें तो कागज पानी को सोख लेता है। इसी प्रकार भोजन जब छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत की दीवारें उस भोजन को अपने में सोख लेती हैं और ब्लड में दे देती हैं। तो कहते हैं भोजन से ही हमारा ब्लड बनता है, रक्त बनता है। तो ये बहुत ही सही कहावत है। और ये इसी भोजन से, जिस क्वालिटी और क्वांटिटी का फूड हम खाएंगे उस हिसाब से हमारा ब्लड बनेगा, बिकॉज हमारा स्टमक उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहा है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, उसको एब्जॉर्ब कर रही है, शरीर में लगाने का काम कर रही है। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद ये ब्लड जो है, ये इसमें पूरा भरपूर भोजन आ चुका है और ये जाता है फर्दर ब्रेक डाउन होने के लिए लिवर में। और लिवर हमारा, और इसी छोटी आंत में और भी जूसेस बहुत सारे मिक्स होते हैं। गॉल ब्लैडर से आता है बाइल यानी पित्त, और पैनक्रियास से आता है पैनक्रियास का जूस। तो ये दो तीन जूस जो हम मिर्च मसाले डालते हैं भोजन में स्वाद के लिए, ऐसे ही छोटी आंत को भी स्वाद चाहिए। तो वो एक खट्टा स्वाद बाइल के रूप में, पित्त के रूप में गॉल ब्लैडर से लेता है, और एक दूसरा स्वाद पैनक्रियास से लेता है। तो ये दोनों जूस हमारे छोटी आंत में आते हैं, और छोटी आंत के पास खुद भी एक जूस, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। तो वहां ये तीन लिक्विड्स मिलकर के हमारे फूड को फर्दर डाइजेस्ट कर रहे हैं, और इतना प्रकार का पाचन हो रहा है। तो तीन हमारे बेसिक जो ऑर्गन यहाँ पर चार आ गए, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। अब ये ब्लड में जो आया नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन जो ब्लड के अंदर बैठ गया है, अब ये ब्लड जो है हमारे लिवर में पहुंच रहा है, और लिवर का काम हो रहा है फर्दर इस भोजन के पार्टिकल्स को और छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में और एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, जिसे एटीपी कहते हैं शारीरिक भाषा में। तो ये लिवर हमको एनर्जी में कन्वर्जन करने का काम कर रहा है, और ये लिवर एक और ऑर्गन हमारे बीच में आ गया जब हम ये भोजन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और फिर इस लिवर से ये फूड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, मतलब ब्लड यानी फूड, ब्लड के माध्यम से ही ये भोजन जा रहा है पूरे शरीर में। तो हम कहेंगे ब्लड जा रहा है या भोजन जा रहा है, राइट। सो लिवर से ये नरिशमेंट पहुंचता है हार्ट में, और हार्ट से पूरे शरीर में पंप आउट हो रहा है। तो जो मेन हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन में ऑर्गन्स मदद कर रहे हैं, वो है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लिवर, और फिर हार्ट। ये प्रधान रूप से, अगर हम मोटी इमेज देखते हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली तीन यांग ऑर्गन्स और तीन यिन ऑर्गन्स, अगर हम एक्यूप्रेशर की भाषा में बोलें जो थेरेपिस्ट समझ सकते हैं। तो इस लेवल पर हमारे पास ये 6 ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो तीन यांग यानी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, और तीन यिन ऑर्गन्स यानी पैनक्रियाज, लिवर और हार्ट। तो इन ऑर्गन्स पर अगर हम खास ध्यान दें तो हमारा जो फूड का इंटेक है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं हम इन 6 ऑर्गन्स के माध्यम से।
जो प्रमुख रूप से इसमें काम कर रहे हैं। तो इनके लिए हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा आपको हम रेफरेंस दे देते हैं। एक बुक है चरक वन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसका पेज नंबर 144 पे हम लोग आते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है टॉप में कि फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, और ये पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है। तो जो हम भोजन खा रहे हैं उसी से हमारा ब्लड बन रहा है, और ब्लड से ही हमारी मसल्स बन रही हैं, बोन्स बन रही हैं, बोन मैरो नर्व्स बन रही हैं, ब्लड के सेल्स बन रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में थॉट्स बन रहे हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू बन रहा है। हमारी सारी चीजें इसी फूड से बनती हैं, अलग अलग स्टेज में जाकर के। तो रस से रक्त, रस रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से, इस प्रकार से एक क्रम है। और इसी क्रम में इसके आगे अगर हम आपको ध्यान आकर्षित करें, एक टेबल बनी हुई है इस बुक में, चरक वन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, पेज 147 पे। और इसमें एक बहुत ही सुंदर चीज, जो सामान्य प्रॉब्लम्स हैं आज के डे टू डे की, बालों की, बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। और दूसरी हो रही हैं दांतों की। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं आज के जमाने में, कि कुछ भी ठीक हो ना हो, हमारे बाल ठीक हो जाएं। तो एक छोटा सा सूत्र यहाँ पे पेज 147 पे दिया हुआ है, इन्हीं हमारे भोजन से जो ब्लड बन रहा है इसी के ऊपर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, बट ये हेड हेयर लिखा हुआ है, सिर के बाल। और ये सीधा संबंधित है हमारे बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा। हड्डी के अंदर एक लिक्विड होता है। तो हड्डी का बनने का प्रोसेस, यानी भोजन से ब्लड, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा, बहुत लंबा प्रोसेस है हड्डी बनने का। और हड्डी के अंदर का लिक्विड, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, वो संबंधित है सीधा सीधा हमारे सिर के बालों से। तो अगर बालों की समस्या है तो समझ जाएं हम लोग कि बहुत गंभीर लेवल की समस्या हो चुकी है, और समय लगेगा। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती है और धीरे धीरे ही कम होगी। हमारे पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करने के बाद ही हेयर पे उसका असर दिखेगा। इतना ही नहीं, इस चार्ट में दांतों के बारे में भी दिया हुआ है कि दांत हमारा सीधा सीधा टीथ संबंधित है हमारे बोन्स से, हड्डियों से। तो अगर हमारा बोन फॉर्मेशन अच्छा नहीं है तो हम अपने दांतों की मेंटेनेंस अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और बोन कब मजबूत होएगी? जब फूड, ब्लड और बोन्स, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो इसलिए हमें इस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे बहुत ध्यान देना है, और इसके लिए हमारे ये 6 ऑर्गन्स बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 6 ऑर्गन्स का उपचार कैसे करेंगे हम, आइए सीधा इस पे आते हैं। तो ये 6 ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इनके 6 पॉइंट्स लेंगे, जिसे जो थेरेपिस्ट हैं वो जानते होंगे, फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके लोकेशंस, इनकी स्थिति शरीर में बहुत ही अच्छे ढंग से बनी हुई है। और अगर हम इन 6 ऑर्गन्स के फ्रंट शू, बैक शू की बात करें, और उनके लोकेशंस अगर हम बॉडी में या हाथ में समझें, तो आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रेशर्स भी हमारे बीच में बहुत सारे हैं, तो हम बहुत सरल ढंग से इस पर बात करेंगे कि हमारे हाथ में अगर हम देखें, तो आपको कुछ ये पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं हाथ में। आप देख रहे हैं ये एक कलाई के ऊपर, यहाँ बीच में एक बिंदु, बीचों बीच सेंटर लाइन में, इससे एक अंगूठे की दूरी पर दूसरा बिंदु, और नीचे की जो पहली रेखा है इस पर ये तीसरा बिंदु। तो सेंटर लाइन में आपको 3 बिंदु दिख रहे हैं, 1, 2, 3। इसके बराबर दूरी पर दोनों साइड आप देख रहे हैं 3 3 बिंदु बना रखे हैं, जैसे कि आसमान में तारे होते हैं वैसे ही हमारे हाथ में तारे दिख रहे होंगे आपको। तो ये लगभग यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारे साइड्स में जो बिंदु बने हुए हैं, हम थोड़े से इनको डार्क कर दें, आपको ठीक से दिखेगा। ये लगभग सारे हमारे फ्रंट शू पॉइंट्स हैं, जिसे हम अलार्म कहते हैं, अलार्म बिंदु। ये जो 6 ऑर्गन है हमारे, 3 यांग 3 यिन, जिन पर हम लोगों ने अभी बात करी, स्टमक, पेट, छोटी आंत, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज या स्प्लीन, और लिवर और हार्ट, ये हमारे जो अंदर भोजन गया उसकी पूरी की पूरी क्रियाशीलता को एक पहले स्तर पे नियंत्रित करने के लिए ये 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं, जिनका हम उपचार ये हथेली पर इन बिंदुओं से, इस ब्लैक कलर से कर सकते हैं आसानी से। ये आगे के बिंदु हो गए। आप या तो कलर लगा सकते हैं, जो एक्यूप्रेशर जानते हैं, जो चाइनीज सिस्टम जानते हैं वो जानते होंगे, CV14, CV12, CV4।
लिवर 14, लिवर 13 और गॉल ब्लैडर 24। ये है हमारे फ्रंट शू पॉइंट्स, जो आप सेंटर लाइन से दोनों तरफ अगर एक ही हाथ में प्लॉट करेंगे तो आपको लगभग ऐसा चित्र मिलेगा जो किसी कॉन्स्टेलेशन या स्टार जैसा दिखता है। इसको सरल ढंग से आप मटर के दाने भी लगा सकते हैं, लोकेशन नहीं समझ में आएगी बहुत एग्जैक्ट तो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। और पीछे हमारे हथेली के बैक शू पॉइंट्स होते हैं, यानी पीठ में ऐसे बिंदु हैं जहां दबाने से हमारे ये ऑर्गन की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मूवमेंट है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, कितना करंट आ रहा है, किस प्रकार से ये ऑर्गन काम कर रहे हैं। तो ये पीछे के जो बिंदु आएंगे हमें, वो यहाँ पर मिलेंगे अंगूठे के बेस पर, यानी जो अंगूठे का आपका सीधा आप देखेंगे जो कलाई का जोड़ आता है, यहाँ से आप एक अंगूठा रखेंगे और यहाँ पर ये दो बिंदु आपको मिल जाएंगे। बैक साइड में आप जाएंगे तो कलाई के जोड़ से फिर आप एक अंगूठा रखेंगे, तो लगभग ये चार चार बिंदु आपको यहाँ पीछे दिख जाएंगे। कलाई के जोड़ से ठीक एक अंगूठे की दूरी पर सीधा आप एक अंगूठा रखेंगे अपना, अपने हाथ में, तो ये आपको ये चार चार बिंदु दिख गए। और दो बिंदु नीचे हैं, ये जो बोन्स हैं दोनों, इनके ठीक ऊपर में एक फिंगर आप रखें बीच की, और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर ये दो बिंदु हैं। यानी पीछे की ओर भी हमारे ये जो बिंदु हैं, ये उन्हीं 6 ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन में मदद करेगा, कि पेट जो भरा भरा लग रहा है, हेवीनेस लग रही है, वो संतुलित रहेगी हमारी। जो गया अंदर, उसे आप बाहर तो नहीं निकाल पाते हैं, पर अंदर भारी भारी लगता रहता है और आप अनईजी फील करते हैं, शरीर थका थका लगता है। तो उसको फर्दर डाइजेस्ट करके, एब्जॉर्ब करके और वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करेगा सिस्टम आपका। तो इन बिंदुओं को आगे और पीछे हम आसानी से ट्रीट कैसे करेंगे? ये बिंदु देखने में तो थोड़े कठिन लग रहे हैं, बट आप सरल सा उपचार कर सकते हैं। हम लोग फिर वही लेंगे, टेप और मटर के दाने, या आप मटर की जगह ये स्टार मैग्नेट ले सकते हैं, क्लस्टर स्टार। तो ये आपको डेली चेंज करना पड़ेगा, बट स्टार आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं। तो इन मटर के दानों से हम लोग कैसे उपचार करेंगे अपने हाजमे का? ये देखिए, एक मटर यहाँ, दूसरा सेंटर लाइन में दूसरे पॉइंट पर, तीसरा आपने सेंटर लाइन के तीसरे पॉइंट पर, ये 3 मटर के दाने लगा लिए। अब दो दो मटर का पेयर कर लीजिए, और ये जो साइड का एरिया है, इस एरिया पर हम लोग लगाएंगे तिरछा करके। ये 2 मटर के दाने इधर हो गए, और ये 2 मटर के दाने इधर हो गए आपके। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही सरल है, एक लेमन भी लगा सकता है आसानी से। तो 3 मटर के दाने सेंटर लाइन में, और दो दो साइड्स में तिरछा करके, इस वाले मटर के, सेकंड मटर के दाने के साइड्स में। तो ये आगे के बिंदु हैं जो हमें हाजमा को कंट्रोल करेंगे, हमारे पेट के भारीपन को कम करेंगे। गैस, एसिडिटी हो रही है, पेट फूल रहा है, पेट ठीक से रखा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, तो उसको हजम करने में, शरीर में लगाने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। आप इनको हल्का हल्का प्रेशर भी दे सकते हैं। सो ये हो गए हमारे आगे के पॉइंट्स। पीछे बात करें तो पीछे के लिए बहुत ही सिंपल, आप मेथी के दाने यूज करिए टेप पर, इस प्रकार से 4-5 मेथी के दाने लीजिए, और अंगूठे के नीचे में जो बिंदु था, यहाँ पर आप इस प्रकार से लगा दीजिए। ये हो गए मेथी के दाने। बैक साइड हम देखेंगे तो फिर एक सिंगल मेथी के दाने का स्ट्रिप पैच बनाएंगे छोटा, और नीचे वाले जो दो बिंदु हैं बोन्स के ऊपर में, यहाँ पर हम एक मेथी का पैच बना लेंगे। गलत भी लग गया तो कोई नुकसान नहीं होना है, बाहर की दवा है ये, अंदर नहीं जा रहा कुछ, पर अंदर असर जरूर कर रहा है बहुत गहरे ढंग से। और पीछे हमारे पास ये जो दो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, यूबी मेरिडियन के 18 से लेकर 21 नंबर के बिंदु हैं यहाँ पर, जो लोग थेरेपिस्ट हैं, तो ये दोनों लाइंस पर हम अलग अलग ऐसे एक मेथी की पट्टी बना देंगे। ये आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीका है जिससे हम आसानी से अपने फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट्स का यूज करके हम अपने डाइजेशन को ठीक रख सकते हैं। तो ये 12 बिंदु हैं टोटल, आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिंदु इधर। और अगर हम पॉइंट्स की बात करें, क्योंकि ये बायलैटरल हैं, तो जो सिंगल पॉइंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, और पीछे भी 4
5, 6। चित्रा जी अपना वीडियो बंद तो 6 कीजिए। और 6, 12 बिंदु हैं आपके पास, 6 यिन साइड और 6 यांग साइड। और इन पर आप इस प्रकार से सरल मेथी के पैचेस लगा करके आप उपचार कर सकते हैं। मैम फेस दिख रहा नहीं रहा आपका। ओके, हाथ दिख रहा है आपका? आपकी वीडियो बंद नो कीजिए। मैम। चित्रा जी आपकी वीडियो बंद कीजिए, वीडियो शो हो रही है। स्क्रीन प्रेजेंटिंग बंद करेंगे। चित्रा मोहन जी स्क्रीन प्रेजेंट बंद करिए, ऑफ करिए, तो आपको दिखेगा। सो ये हमारे पास आगे के पॉइंट्स हो गए, पीछे के पॉइंट्स हो गए, जो हमारे फ्रंट शू बैक शू पॉइंट्स कहलाते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में। बट आम भाषा में आप कह सकते हैं कि हाजमे के दूसरे स्तर पर आपको डाइजेशन इंप्रूव करना है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले स्तर पे हम लोगों ने 3 पॉइंट्स की बात करी थी, आपको याद होगा तो एक्यू टिप्स में। पहला था ये छोटी आंत का पॉइंट, दूसरा था स्टमक का पॉइंट और तीसरा था लिवर का पॉइंट। ये 3 पॉइंट आप यूज करें। अगर इनसे नहीं आराम हो रहा है तब आप इस लेवल पर जाएं। ये सेकंड लेवल है डाइजेशन को और अंदर तक सुधारने की, जब समस्या थोड़ी गंभीर हो जाती है। तो ये था 12 पॉइंट ट्रीटमेंट जिस पर हम लोगों ने बात करी। अगर आपको ध्यान होगा तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में भी 10 पॉइंट जीआईटी ट्रीटमेंट दिया हुआ है, बहुत ही अद्भुत है। उसमें डोर्स विंडोर्स की चर्चा की गई है, बहुत ही सुंदर ढंग से उसे एक्सप्लेन किया गया है, जिस पर हम लोग आगे कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने ऑर्गन्स के स्तर पर बात करी कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं ये 3 यांग और 3 यिन ऑर्गन्स हैं, और इन पर हम लोग कैसे आसानी से उपचार कर सकते हैं अपने डाइजेशन को सुधारने में। अब दूसरा विषय आते हैं कि हमारा बॉडी का अलाइनमेंट कैसे सुधरे, हमारा ब्रेन यानी माइंड और हमारे फिजिकल बॉडी के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बने, जिससे कोऑर्डिनेशन कई स्तरों पे हो सकता है। हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम किस प्रकार से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पोस्चर, हमारा बॉडी बैलेंसिंग कैसा है, हमारा स्पाइन का सिस्टम कैसा है, हमारा सामने का जो गैस्ट्रिक एसिडिटी सेंटर लाइन की प्रॉब्लम्स कैसी हैं। इस प्रकार के तमाम मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन के लिए अगर हम अपने बॉडी के सेंटर लाइन, फ्रंट एंड बैक, इसको अगर बैलेंस करते हैं, इस पे भी हम लोग कई बार पहले भी बात कर चुके हैं कई लेवल्स पर। सेंटर लाइन यानी 0-9 वर्टिकल के रूप में आप जान सकते हैं अगर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बात करें। चाइनीज एक्यूप्रेशर में इसे सीवी मेरिडियन, जीवी मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। सुजोक एक्यूप्रेशर में इसे माउथ टू एनस, मेनस मेरिडियन के रूप में, या बॉर्डर कोर में कोर मेरिडियन के रूप में भी बताया गया है। तो इन पर हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं पहले। तो इस सेंटर लाइन को कैसे बैलेंस करें, इस सेंटर लाइन के माध्यम से आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं वर्टिकल हमारा बॉडी सबसे ज्यादा ग्रो करता है, बेड़ा और आगे पीछे थोड़ा कम ग्रो करता है, बट कंपैरेटिवली लंबाई में सबसे ज्यादा ग्रो करता है। तो ये लंबाई वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वर्टिकली अगर हम इसे ठीक कर लें सेंटर लाइन के माध्यम से, तो हम काफी हद तक अपने बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम्स, उनका प्रिवेंशन और उनका जो प्रोग्रेस है उसे रोक सकते हैं किस कई स्तरों पर। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ फिर हम लोग 10 पॉइंट ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ये 10 बिंदु हमारे शरीर के सेंटर लाइन पर हैं जिसे आप आसानी से उपचार कर सकते हैं। तो अगर आगे के एरिया में देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये गले का जो बेस है, आप साथ साथ दबा भी सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गले का जो बेस है आप यहाँ दबाएं, इस प्रकार से प्रेशर दे करके मसाज करें, आधा मिनट करीब, आधा से 1 मिनट कर सकते हैं आप। एक बिंदु ये हो गया सेंटर लाइन का, इसका इफेक्ट ऊपर और नीचे दोनों ओर जा रहा है सेंटर लाइन में, और आप इसके इफेक्ट्स को महसूस कर सकते हैं। आप 1-2 दिन करेंगे, आप देखेंगे। दूसरा बिंदु है आपका, ये आप जानते होंगे, CV22 पॉइंट है। दूसरा है आपका ठुड्डी के नीचे, मसूड़ों पे हिट करेगा ये, और ये है CV24 लास्ट पॉइंट। आप यहाँ प्रेशर देंगे इस प्रकार से। तीसरा बिंदु है नाक के नीचे, ये गवर्निंग वेसल GV26 है, जो कि कोई बेहोश हो जाए उसे होश लाने में भी बहुत मदद करता है, तो इस बिंदु को हम दबाएंगे। ये ब्रेन को अलर्ट करता है, बॉडी से उसे अलाइन करता है। ये है गवर्निंग वेसल 26। चौथा बिंदु है नाक का टिप, नाक को अपनी दबाएं, गवर्निंग वेसल 25, GV25। पांचवा बिंदु है आंखों के आईब्रोज के ठीक ऊपर में,
GV24.5। इस पॉइंट को इस प्रकार से आप दबाएं, हल्का हल्का मसाज करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके दोनों कानों के ऊपर, सिर को थोड़ा सा आगे झुकाएं, सेंटर से थोड़ा सा आगे झुकाएं, और कानों के ठीक सीध पर जहां चुटिया होती है, एक गड्ढा बना होता है, वहां पे दबाएं। अधिक से अधिक बिंदु हमारे हेड एंड नेक रीजन में ही सिचुएटेड हैं, और हेड एंड नेक को बैलेंस करने से हमारा होल बॉडी का अलाइनमेंट सेट होने लगता है। ये है हमारा GV20 गवर्निंग वेसल 20 पॉइंट। फिर आपका सिर के ठीक पीछे जहां गड्ढा होता है बेस पे, बेस ऑफ द हेड, मेडुला एरिया में, GV16, उस बिंदु को हम लोग दबाएंगे। और फिर उसके नीचे जाएंगे, इस आगे के बिंदु के ठीक पीछे जहां पे गर्दन आपकी खत्म होती है, वहां पे एक उभार है, उस उभार को आप दबाएंगे, GV14। ये कितने बिंदु हो गए अगर आप गिने तो? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पॉइंट्स हो गए आपके हेड एंड नेक रीजन में, जो आपके सेंटर लाइन पे है, जो आपके कंसंट्रेशन में भी मदद करेगा, मेमोरी रिटेंशन में, पोस्चर में, बॉडी बैलेंसिंग में, आपके GIT यानी डाइजेशन में, स्पाइन में, पूरे सिस्टम को इंप्रूव करने में। ये 8 बिंदु हो गए। 2 बिंदु और हैं इसी सेंटर लाइन के चैनल में, जो हमारे सबसे नीचे हैं शरीर में, जिसे हम एक्यूप्रेशर की भाषा में CV1 और GV1 कहते हैं। तो उन बिंदुओं को डायरेक्टली दबाना उतना संभव नहीं है। आप अपनी टेल बोन पर डायरेक्टली दबा सकते हैं, यानी जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उसका आखिरी बिंदु है, वो है GV1, उस पर आप दबाएं। और एक छोटी सी गेंद आती है, टेनिस बॉल होती है या प्लास्टिक की गेंद छोटी, उस पर आप चेयर पे, फ्लैट चेयर पे रख के अगर गेंद पर बैठते हैं आप, तो वो स्थान आपका CV1 का पॉइंट है। तो 2 बिंदु नीचे और 8 बिंदु यहाँ हमारे हेड एंड नेक में, टोटल 10 पॉइंट्स हैं जो सेंटर लाइन में हैं, और ये हमारे पूरे के पूरे शरीर का संतुलन कर रहे हैं आगे और पीछे। इनका उपचार आप हाथ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हाथ पर आप देखेंगे आपके पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, हेड एंड नेक के पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये नेक का बेस पॉइंट यहाँ वाला, और ये ठुड्डी के ऊपर, नाक के नीचे, नाक का टिप, आंखों के ऊपर, ये बिंदु आपको दिख गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोगों ने दबाए थे। अब सिर के ऊपर वाला बिंदु, नेल के ऊपर बीचों बीच, थंब का फर्स्ट जॉइंट के ठीक नीचे और सेकंड जॉइंट के ठीक नीचे। दिख नहीं रहा हाथ। ये आपको दिखा? नेल के बीचों बीच, फर्स्ट जॉइंट के ठीक नीचे और सेकंड जॉइंट के ठीक नीचे। ये हेड एंड नेक रीजन में आपको 3 बिंदु पीछे और बाकी के 5 बिंदु आगे, ये आपको दिख गए। तो ये 5 और 3 8 पॉइंट्स ये हो गए हेड एंड नेक के, और 2 पॉइंट जो हम लोग नीचे बात कर रहे हैं CVGV के, वो आपको कहाँ मिलेंगे, एकदम बेस में, एक यहाँ पर आगे और एक यहाँ पर पीछे। तो ये 2 पॉइंट्स आपको, एक यहाँ पीछे और एक यहाँ आगे। आप इन पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं इन 10 पॉइंट्स पर, या आप एक एक मेथी का दाना लगा सकते हैं, मेथी की स्ट्रिप लगा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ एक एक मेथी का दाना लगा सकते हैं, आगे और पीछे यहाँ पर एक एक मेथी का दाना, नहीं तो मटर का दाना लगा सकते हैं। और इस प्रकार से जब हम इनका उपचार करेंगे, तो ये हमारी सेंटर लाइन का अलाइनमेंट में मदद करेगा। कई बार होता है कि पीठ में जाम होने लगती हैं चीजें, आप भोजन कर रहे हैं, ठीक से हजम नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बच्चे, और बैठे बैठे दिन भर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे दिन भर बैठे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा फ्रंट में जो फूड जा रहा है, वो जा करके आपके स्टमक की थैली में, आंतों में, लिवर में, जगह जगह जाके रखा हुआ है, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी का। तो मूवमेंट होने से हमारे स्पाइन के जो नर्व्स हैं वो थोड़ा मोबाइल होती हैं, एक्टिव हो रही हैं, और हमारी जो वर्टिब्रास हैं, जो हड्डियां हैं, वो मूव करने लगती हैं, और उनसे हमारा इम्पल्स सर्कुलेशन बेटर होता है, और हमारे मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होगी उस डाइजेशन को करने में। बट अगर वो इतना भी नहीं हिलते हैं और दिन भर पड़े रहते हैं बिस्तर पे, तो उनके लिए बेस्ट है ये ट्रीटमेंट आप करें।
उससे धीरे धीरे उनका स्पाइन और बॉडी में जो कंजेशन है वो कम होगा, और उससे उनके मोशंस, डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगा और बॉडी सर्कुलेशन में आएगी। कम से कम उनके हैबिट्स को तो हम बाद में सुधारेंगे, उनके जो बीमारी सेट इन हो रही है, जो सेटल हो रही है, उसे आप काफी हद तक रोक सकते हैं। नहीं तो इस सिचुएशन में विदाउट मूवमेंट, विदाउट एक्सरसाइज बहुत सी बीमारियां पैदा होती चली जाती हैं। सो ये हमारा आज का दो खास विषय था जिस पर हम लोगों ने बात करी। एक हमारे सेंटर लाइन के ट्रीटमेंट के बारे में थी और एक हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के खास डाइजेशन के ऊपर थी, जो हमारे ऑर्गन्स को बैलेंस करेगा। और इन सब के साथ आपको जरूर याद होगा कि हम लोग बॉडी को ओवरऑल अगर ठीक करना है तो पहला और एकमात्र सिंगल पॉइंट है हमारा नाभि। और इस नाभि को आप कैसे ठीक करते हैं इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और इसका बिंदु कौन सा है उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। तो अगर एक पॉइंट से पूरे शरीर को ठीक करना है तो वो एक बिंदु है आपका नाभि, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है। तो ये चीजें हम लोग काफी लेवल्स पर बात कर चुके हैं, और काफी लेवल्स होती हैं डाइजेशन की, काफी लेवल्स होती हैं एब्जॉर्प्शन की, काफी लेवल्स हैं एक्सक्रीशन की, कि पेट साफ हो रहा है, किसी ने कहा हाँ हो रहा है, किसी ने कहा थोड़ा हो रहा है, किसी ने कहा नहीं हो रहा है, किसी ने कहा 2 दिन में एक बार हो रहा है, किसी ने कहा 1 दिन में 4 बार हो रहा है। तो ये साफ होने की क्रियाएं भी अलग अलग स्तर की हैं, अलग अलग स्टेजेस की हैं। इसी प्रकार डाइजेशन की क्रियाएं भी अलग अलग स्तर की, स्टेजेस की हैं। तो किस स्टेज में समस्याएं हैं? अगर हमारी पहली स्टेज में है तो हम लोगों ने 3 चीजों की बात करी। प्राइमरी डाइजेशन, अगर इससे आपका इंप्रूव कर जाता है 3 पॉइंट से तो आप उनका प्रयोग करें। सेकेंड स्टेज में ये गंभीर समस्याओं के लिए है जिनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। तो पेट हमेशा भारी भारी लगता है, शरीर भारी भारी लगता है, भोजन रखे रहने की वजह से सांस फूलती है लोगों की, उसके वजह से शरीर पूरा भारी और बॉडी एक होता है और कमर में स्टिफनेस आने लगती है। तो ऐसी तमाम समस्याओं से आप बचाव भी कर सकते हैं, उनका उपचार भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज चर्चा करी है डाइजेशन और फूड हैबिट्स, फूड के क्वांटिटी क्वालिटी को लेकर के। आपके रेफरेंस में चरक 1 की बुक हम लोगों ने बात करी, जिसका कि पेज 144 पे हम लोगों ने रस, रक्त, मांस, मेद, यानी रस, जो भोजन आप कर रहे हैं उसी से बॉडी डेवलप हो रही है, यानी आपका शरीर ही भोजन है। तो आगे जाके ये शरीर किसी के भोजन के काम आ सकता है, यानी जानवर मनुष्य को खाते हैं जरूर, मनुष्य भी मनुष्य को आगे जाके खा सकता है। ये आपके कलयुग की धारणाएं हैं। तो जिस प्रकार का फूड हम लेते हैं उसी प्रकार के शरीर को हम बना रहे हैं, शरीर के एक एक पार्टिकल को हम बनाते हैं। तो ये हमारे टिश्यूज यानी स्किन की, मसल्स की, बोन्स की, ब्लड की सभी स्ट्रेंथ को, फूड और उसके डाइजेशन की क्वालिटी को ये हम कंट्रोल करके अपनी स्ट्रेंथ को ओवरऑल मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने फ्रंट शू, बैक शू पॉइंट्स की बात करी वो आपको मिल जाएगा इसी में, चाइनीज एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1। इसमें आपको पूरे के पूरे 5 एलिमेंट के चार्ट्स भी दिए हुए हैं। आप देखेंगे पेज 57 पे बैक शू, फ्रंट शू पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनके लोकेशंस आपको देखने हैं। तो आपके पास ये हैंड के चार्ट्स रहते हैं, आप इनके लोकेशंस देख सकते हैं कहाँ पर हम लोगों ने मटर के दाने लगाए थे। तो दोनों साइड आप इनको प्रयोग करके आगे और पीछे आप इनका उपचार कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम लोग आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग 2 चीजों की बात करेंगे और शॉर्ट में, और वो है एक ये थंब पैड। अगर आपके पास कुछ नहीं है आप सिर्फ एक ये टूल ले सकते हैं, इसको अंगूठे पे ऐसे पहन लीजिए और इससे आप अपने हाथ के इन बिंदुओं को दबाइए। तो इसमें देखिए कांटेनुमा स्ट्रक्चर है, तो इससे जब आप प्रेशर दे रहे हैं तो आपके ये पॉइंट्स दब रहे हैं। तो ये डाइजेशन को आपको इम्प्रूव करना है तो इस प्रकार से आप दिन में 2-3 दफा धीरे धीरे इसको आसानी से दबा सकते हैं इन बिंदुओं को, आगे भी और पीछे भी। ये बहुत शार्प नहीं है, प्लास्टिक का है, तो इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा है और यंगस्टर्स के लिए तो है ही। तो आप आसानी से इन पॉइंट्स को हल्का हल्का इस प्रकार से इस थंब पैड से स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टूल है। दूसरा टूल है ये साइनस का इंस्ट्रूमेंट। इसको आप इस प्रकार से हथेली पर रख के फिंगर टिप्स को इस प्रकार से दबाते हैं, दबाएंगे, छोड़ेंगे पूरे प्रेशर से। तो जब आप प्रेशर लगा रहे हैं तो चेंज आ रहा है, और इस प्रेशर के माध्यम से आप देख रहे हैं आपके फिंगर टिप्स और आपके ये लंग्स का एरिया तुरंत दब रहा है,
और अगर हम इन डाइजेशन की बात करें तो आप इस डाइजेशन वाले एरिया पर भी इस साइनस इंस्ट्रूमेंट को रख करके दबाव दे सकते हैं। तो ये लगभग सभी बिंदु आपके इस प्रकार से दबते हैं। बहुत ही सरल तरीका है इन पर उपचार करने का। आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, इसको और ऊपर रख सकते हैं और फिर दबाव दे सकते हैं, इसको थोड़ा बीच में रख के दबाव दे सकते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर रख के दबाव दे सकते हैं, और इसको और थोड़ा फिंगर्स की साइड रख के प्रेशर दे सकते हैं। तो आपके हथेली के अलग अलग एरियाज पर इसके माध्यम से दबाव पहुंच रहा है, और ये आपके डाइजेशन के लिए और साथ में आपके ब्रेन को, उस फूड के हैबिट को भी साथ साथ कंट्रोल करता है। तो हम इसे लगभग आधा से 1 मिनट सुबह और आधा से 1 मिनट शाम को आप इसे यूज कर सकते हैं, बारी बारी दोनों हाथ में। तो ये 2 टूल्स पे हम लोगों ने आज बात करी और 2 बुक्स का आपको रेफरेंस दिया, और हम लोगों ने आज अपने हाजमे के ऊपर बात करी, डाइजेशन पर, सेंटर लाइन अलाइनमेंट पर, और इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस या क्वेरीज हों, कुछ फीडबैक्स हों, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। सो ओवर टू यू, थैंक यू। मैम, हेलो मैम, हेलो। एक बार मैम लिवर गॉल ब्लैडर का जो करस्पॉन्डेंस है वो एक बार बता दीजिए, और हम उसको हमेशा सेडेशन क्यों करते हैं ये भी बता दीजिए। ओके, सो लिवर गॉल ब्लैडर आपका एरिया थंब के लाइन में आएगा लगभग यहाँ पर, और यहाँ पर आप दबाएंगे तो ये लिवर एरिया आएगा, और फर्स्ट चैनल पर आप जब ऊपर आएंगे थंब के अलाइनमेंट में तो ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट आएगा आपके पास। ओके तो मैम। यहाँ आप दबा के देखेंगे लिवर का एरिया, गॉल ब्लैडर का एरिया, ये आमतौर से डाइजेशन के जब क्रॉनिक स्टेजेस में अफेक्टेड होने लगता है। और जैसा कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं एक्यू टिप्स में कि मेजॉरिटी हमारी बीमारियां एक्सेस एनर्जी से होती हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी केसेस में इनको सेडेशन किया जाता है। इन्हीं को नहीं, बहुत से ऑर्गन्स का आप अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो उन्हें हम सेडेशन ही करते हैं, जिस पर हम लोग एनर्जी लेवल ट्रीटमेंट पे हम लोग कोर्स 2 से शुरू कर रहे हैं। एनर्जी कैसे चेक करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे अलग अलग स्तर पे। तो जनरली हमने जैसा बात किया, एक्सेस एनर्जी, हमारी ऊर्जा अधिक होती है और हम उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, और यही आमतौर से बीमारी के कारण होते हैं, और इसीलिए हम लोग जनरली सेडेशन कर रहे हैं। दोनों हाथ में करेंगे मैम? दोनों हाथ में इधर ही आएगा ये? नहीं, दोनों हाथ में अलग आएगा। आप लेफ्ट हैंड में इस प्रकार से करेंगे, राइट हैंड आप इसके नीचे रखें तो राइट हैंड की लोकेशन आपको दूसरी जगह मिलेगी। ये करस्पॉन्डेंस के कोर्स में आप समझ सकते हैं, कोर्स 1 में आपको डिटेल में बताया गया था, तो जिन लोगों ने कोर्स 1 किया है वो डिटेल में समझ सकते हैं, बट अगर आप एक हाथ में भी करेंगे तो आप काफी हद तक उसका इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ओके मैम, ये गम ब्लीडिंग भी क्या डाइजेशन से रिलेटेड होती है क्या? इसका क्या हाँ, वो करना चाहिए ट्रीटमेंट? राइट, गम ब्लीडिंग भी डाइजेशन से रिलेटेड होती है। मसूड़े जैसा हमने बात करा, पहला इनपुट हमारा यहीं से मुंह से जा रहा है, तो जो भी भोजन पानी आप मुंह से ले रहे हैं, अगर स्पाइसी फूड, मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, खट्टा ज्यादा खाते हैं या ठंडा ज्यादा खाते हैं, तो ये हमारे सबसे ज्यादा नुकसान करता है दांतों और मसूड़ों में, और उनको, उनकी कंडीशन को खराब करने लगता है। खासतौर से मीठा भी आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं हर चीज कंट्रोल में खाइए और खाने के बाद जरूर माउथ वॉश करिए, नहीं तो अलग अलग जगह पे डिपॉजिट्स होने के कारण यहाँ सबसे मसूड़े बहुत सॉफ्ट एरिया होता है जहाँ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी बीमारियां पैदा होती हैं। कई बार ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़े ढीले हो जाते हैं और नर्व्स खुल जाती हैं और बड़ी तेज दर्द होता है लोगों को। तो गम्स का एरिया आपका ये फर्स्ट जॉइंट के ऊपर में आएगा, हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप ब्लैक कलर इस प्रकार से चौड़ी पट्टी लगाएं, या मेथी की आप चौड़ी पट्टी यहाँ आगे पैच लगा दें, तो आपके गम्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, और अपने डाइट के स्पाइसेस को कम कर दें। मैम, स्पाइन प्रॉब्लम में जो बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है उसके लिए ये पैंट लगाए जा सकते हैं? हाँ जी, स्पाइन की प्रॉब्लम्स जैसा हम लोगों ने बात करी, स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है और बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है, उसमें आप ये जो अलाइनमेंट के पॉइंट्स हैं आगे पीछे के और लास्ट पॉइंट्स, इनका आप यूज करें, तो इससे आपका बॉडी जो पोस्चर प्रॉपर नहीं रहता है, उसके वजह से इम्बैलेंसेस रहते हैं, उठने बैठने में दिक्कतें आती हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। मैडम, कोरोना काल में मैम, सांस किसी किसी को ज्यादा शोल्डर प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम्स तो आता है। ट्रीटमेंट उसके लिए क्या हो सकता है? किसके लिए सर? सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ पॉइंट? सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोगों ने बात की थी, आपके ग्रुप्स में भी और फेसबुक पे भी चार्ट डाल दिया गया है, जो एक फीडबैक चार्ट था जिसमें एक पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स थे, सर्दी जुकाम, गले में खराश, सांस फूलना एंड फीवरिश।
तो एंटीबायोटिक्स पे चल रहे हैं आप, एंटीबायोटिक्स की बजाय आप एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड पॉइंट्स लगा लें। नाक का पॉइंट आपको दिया है यहाँ पर, गले का एरिया है और लंग्स का एरिया है, इन पर आप ब्लैक कलर लगाएं और साथ में दोनों थंब के दोनों जॉइंट्स पर आप ब्लैक कलर लगाएं। तो ये चार्ट आपके ग्रुप्स में और फेसबुक पेज पर है, आप देख सकते हैं। इसको आप यूज करें तो आपका इम्यूनिटी लेवल इम्प्रूव करेगा और इस समय के जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको बेटर रहेगा। थैंक यू। इंटेस्टाइन अगर क्लियर नहीं हो पाती तो क्या किया जाए? हाँ जी, इंटेस्टाइन अगर पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती तो क्या किया जाए? इंटेस्टाइन्स पूरी तरह क्लियर नहीं हो रही हैं तो यानी कि आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है। तो पेट साफ होने के बहुत से रीजंस हैं और पहला रीजन है सबसे पहले लोकल आपका ट्रीटमेंट यानी आंतों का उपचार। तो आंतों का उपचार हम लोगों ने बात करी थी, नाभि का बिंदु है, आप यहाँ पहले सबसे पहले प्रेशर दें, नाभि अगर ठीक नहीं है आप उसे चेक कर सकते हैं नाभि को, और नाभि का उपचार दें। फिर इसके चारों तरफ 4 पॉइंट्स हैं बड़ी आंत के, आप उन पर उपचार दें। अगर यहाँ से भी मोशन नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पीछे स्पाइन पर उपचार दें, यहाँ दर्द मिलेगा आपको। स्पाइन की वजह से कई बार कमर में स्टिफनेस रहती है जिसकी वजह से आंतों में सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, तो आप यहाँ उपचार दें। और इसके बाद भी अगर नहीं आराम मिलता है, समझ लीजिए समस्या गंभीर हो चुकी है, तब आप लिवर पे जाएंगे, लिवर का उपचार करेंगे जिसमें समय लगेगा पेट को ठीक होने में, साफ होने में, क्योंकि लिवर में जब प्रॉब्लम पहुंच जाती है तो वो टाइम लेता है ठीक होने में। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम आता है, सोरासिस वगैरह, वो लिवर की वजह से आते हैं क्या? स्किन प्रॉब्लम्स हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे प्रधान पहला रीजन है स्किन के लिए आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। तो सांस की प्रॉब्लम या तो होगी किसी व्यक्ति को, या बड़ी आंत यानी मोशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से स्किन में ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, डिस्कलरेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, तमाम सिम्टम्स आते हैं। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पहला कारण है, बट ये अगर बढ़ जाता है तो ब्लड पर भी असर आने लगता है, तो लिवर गॉल ब्लैडर भी इसमें प्रभावित होता है, वो दूसरा स्टेज पे जाती है बीमारी। तो आप इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मैम ये डाइजेशन की वजह से अपने शोल्डर में, नेक में प्रॉब्लम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता नहीं, उसी से ही आता है प्रधान रूप से। आपका शोल्डर्स में अगर आप मेरिडियन सिस्टम एनर्जी चैनल्स जानते हैं तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आंतों का, पेट का साफ होना सीधा सीधा कंधा दर्द से संबंधित है। तो अगर पेट साफ होता है ठीक से तो ये आंतें आपकी क्लियर होंगी, तो आंतों की जो मेरिडियंस हैं, एनर्जी चैनल्स हैं, वो रिलीज रहेंगी, कंधों का दर्द कम होगा। तो इंटेस्टाइन का सीधा रिलेशन है। गर्दन का सीधा रिलेशन आपके यूरिन से है। अगर यूरिन वाटर रेगुलेशन, प्यास और यूरिन ठीक है आपकी, तो आपका गर्दन का दर्द बेटर रहेगा। वहां पर भी यूबी मेरिडियन आपकी जाती है, तो यूरिन का फ्लो प्रॉपर रहना चाहिए, पानी का सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर रहना चाहिए, तब आपके गर्दन में असर ज्यादा दिखेगा। गर्दन के साइड्स में और जबड़े में भी आपकी आंतों का एरिया आता है, स्टमक का एरिया आता है। तो सीधा सीधा ये जो पूरा जॉ, नेक और कंधा है, ये आपके सीधा स्टमक और इंटेस्टाइन्स और ब्लैडर से संबंधित है। मैम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये पेन इज इट बिकॉज ऑफ अ कैच और बिकॉज ऑफ डाइजेशन? अगर किसी को शोल्डर पेन हो रहा है तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश वेदर द पेन इज ऑन अकाउंट ऑफ एनी रॉन्ग पोस्चर ऑफ स्लीपिंग और कुछ कैच आ गया है, या बिकॉज ऑफ डाइजेशन? तो कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? इन डिटेल्स पे हम लोग कोर्स 1 पे बात कर चुके हैं। ये बहुत से डिटेल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट क्वेश्चंस होंगे, कैसे आप डायग्नोज करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, ये बहुत से पहलू हैं जिन पर हम लोग डिटेल में कोर्सेज में बात करते हैं। हमारे दो घंटे के कोर्सेज हैं, फिर 2 घंटा हम लोग उस पर क्वेरी एंड प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो उस पर आपको डिटेल में बताया जाता है कि आप कैसे एक एक चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं, उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं उसके अंदर में, उन पे हम लोग स्टेप वाइज बात करेंगे। बट लोकली आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे लोकली गर्दन में या कंधे में दर्द है तो आप लोकली गर्दन के पॉइंट्स या कंधों के पॉइंट्स आप लगा रहे हैं, उससे आपको आराम मिल जाता है। बट अगर ये समस्या बार बार आ रही है और गंभीर रूप ले रही है तो अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, स्पाइन के, ब्रेन के सेगमेंट्स अफेक्टेड होते हैं, उन पर आपको डायग्नोसिस चेक करना होता है, होल बॉडी का चेकअप, और फिर आप उस पर ट्रीटमेंट देंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपकी बार बार नहीं आएंगी। मैम अगर जैसे हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, अगर लूज मोशंस होते हैं तब भी सेम इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट होना चाहिए? राइट, सेम ट्रीटमेंट आप करेंगे, चाहे आंतें ज्यादा काम कर रही हैं चाहे कम काम कर रही हैं, आपको आंतों को ही ठीक करना है, तो आंतों के ही पॉइंट पर आप उपचार करेंगे। और मैम जैसे हम जो कि फिंगर पे पॉइंट लगाने के सबको रिलेट करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस फिंगर्स पे या हथेली पे पॉइंट करते हैं,
उनका उपचार करते हैं। अगर हमारी फिंगर्स में ही पेन हो किसी कारण से, फिंगर में ही अगर उपचार चाहिए, तब फिर हम क्या करेंगे? सॉरी, डिस्टरबेंस था, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, रिपीट करेंगे? हेलो हेलो मैम, हाँ जी बोले। हम अपने बॉडी का सारे प्रॉब्लम कॉरस्पॉन्डेंस करके अपनी हथेली पे और फिंगर्स पे ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर हमारी फिंगर्स में ही अगर प्रॉब्लम हो, यदि दर्द हो, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उसको कैसे रिलेट करेंगे? तो जब आपने जिन लोगों ने कोर्स 1 किया होगा उसमें ये चीजें बताई गई थी कि कहाँ पर आपके हाथ में फिंगर्स आएंगी, आप इन टिप्स पर आप उपचार कर सकते हैं अलग से। बट फिंगर्स में अगर पेन रहता है, ये जनरली एक आर्थराइटिस का इशू है, और ये हमारी प्रॉब्लम कोई सेट इन होने जा रही है, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है, प्रकट हो रही है। अगर टिप्स पे प्रॉब्लम्स प्रकट हो रही हैं, ये प्राइमरी स्टेज है, डिटेल में अंदर जा रही हैं किसी और ऑर्गन्स पे, तो ये ज्यादा गंभीर होती जा रही है। तो टिप्स पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जनरली अगर हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, ये हमारे आर्थराइटिस के कारण है, और ये हमारा पहला रीजन होता है आर्थराइटिस का। फिर वही है आपका डाइजेशन। सो स्टमक और इंटेस्टाइन्स का क्लियरेंस बहुत जरूरी है। गैस पहला कारण है, जिसे हम वात रोग कहते हैं, वो आर्थराइटिस का प्रमुख कारण होता है। तो इसीलिए हम इस आर्थराइटिस के लिए आप वात का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बोथ स्मॉल फिंगर के तीनों फैलिंग्स पर हम लोग बात कर चुके हैं। वात को कंट्रोल करने के लिए आप मेथी सीड्स लगाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा सूजन और जलन रहती है फिंगर जॉइंट्स में, तब आप पित्त के जो फिंगर्स पे ट्रीटमेंट करेंगे, बोथ इंडेक्स फिंगर। और अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस है आपके जॉइंट्स में और उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, बोन्स ग्रो हो रही हैं, फिंगर्स ठीक से बेंड नहीं हो पा रही हैं, यानी स्टिफनेस सेट इन हो चुकी है, तब आप फिंगर 5 और 6 पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये 3 स्टेजेस पर आप इस जॉइंट पेन्स का आसानी से उपचार कर सकते हैं। मैम आपने एक नेवल पॉइंट बताया था जो सारे पॉइंट्स सारे बॉडी के लिए यूज होंगे, राइट? तो उसको सिडेट करना चाहिए या टोन करना चाहिए? ओके, ये बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन आने लगा है कि सिडेट कब करें, टोन कब करें। इसीलिए हम लोग का कोर्स 2 जो होने जा रहा है वो सिडेट टोन पर आधारित है, और कैसे और कब टोन सिडेट करेंगे उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है, पहले आपका स्टेथोस्कोप से या तो चेक करेगा लंग्स की ब्रीदिंग साउंड्स, या फिर आपका पल्स रेट चेक करेगा, या आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा, या आपका ब्लड टेस्ट रेफर कर देगा, या आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, या गर्दन का एक्सरे, या घुटने का एक्सरे, जो आप प्रॉब्लम लेके गए हैं उसको कोई इमेज चाहिए, कोई क्लू चाहिए कि बॉडी में कैसे हम डायग्नोज करें, कैसे पहचानें कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, राइट? ऐसे ही हम एक्यूप्रेशर थेरेपी में हमें एनर्जी डायग्नोसिस करनी पड़ती है। जो वो लोग टेस्ट करते हैं वो हम लोग भी टेस्ट करते हैं, बट हम लोग का टेस्ट करने के तरीके अलग हैं। जिसे हम एनर्जी को बढ़ाना है कि घटाना है, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो उसके टेस्ट के मेथड्स होते हैं कई तरह के, और उनको टेस्ट करके ही आप फिर उपचार दे सकते हैं, तो ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गर ट्रीटमेंट होता है। तो उस लेवल्स को आप चेक करते हैं। एक तो ये एनर्जी असेसमेंट तरीका होता है। दूसरा है आप सिम्टम्स के आधार पे चेक करते हैं कि एनर्जी बढ़ी है कि घटी है। उसके लक्षण होते हैं अलग अलग, बट क्योंकि आजकल 90% प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनमें लक्षण नहीं आते हैं, इंसान इतना इम्यून हो गया है, इतना ज्यादा इनसेंसिटिव हो गया है, इतना डम्ब हो गया है, कहने की बात है, कि उसे अपने अंदर की जो चेंजेस हैं वो एहसास ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए नो सिम्टम स्टेज आ रही है, जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिम्टम्स पर डिपेंड करना बहुत मुश्किल है, और बहुत सी चीजें आप डायग्नोज नहीं कर पाते हैं सिम्टम्स के माध्यम से, जो कि अंदर हिडन होती हैं। अक्सर देखा होगा कि किसी को पेट में दर्द उठा और तब गया वो चेकअप कराने, और पता चला अंदर बहुत बड़ा ट्यूमर बन रहा था, या बहुत बड़ा सा स्टोन हो रहा था। तो एक दिन में तो अचानक से हुआ नहीं स्टोन या ट्यूमर, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। वो डेवलपिंग स्टेज का कोई एहसास नहीं हो पाता है इंसान को, और जब अचानक से पेन उठता है तब वो जाता है। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये एनर्जी की स्टेजेस होती हैं, जिसे हम एक्यूप्रेशर भाषा में कहते हैं। इसलिए एक छोटा सा पॉइंट अगर आप नाभि का भी लें, उसे कब टोन करना है, कब सेडेट करना है, इसके मिलियंस ऑफ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसको यहाँ पे फ्री क्लासेस में हम लोग एनर्जी टोन सेडेट की बात इसीलिए नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ सीड्स की बात करते हैं। मेथी मटर आप लगाएं, ब्लैक कलर लगाएं, या क्लस्टर वाले स्टार मैग्नेट्स लगाएं, जो सबसे सेफ हैं तीनों चीजें, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने गलती से ऊंचा नीचा टोन सेडेट कर दिया, कोई और कलर लगा लिया या कोई और मैग्नेट लगा लिया,
तो आपको दिक्कत हो सकती है और हमारे बीच जो फ्रेशर्स हैं उनको मैनेज करने में मुश्किल हो जाएगी। सो ये आउट ऑफ द थीम है एक्यू टिप्स का, इसलिए इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। मैम Thank you, ma'am. जैसा आपने बताया मैम सिखाने वाली कि हैं। जो भी स्किन की प्रॉब्लम हाँ, होती है वो मैम। लंग्स की और लार्ज इंटेस्टाइन के कारण होती है। तो जैसे कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, वो टीनिया वर्सिकोलर, तो वो भी यही कारण है क्या? बहुत से कारण हो सकते हैं, बट प्राइमरी हम लोगों ने बात करी कि आप पहले लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स चेक करिए, अगर उनमें पेन है और नहीं है तब सेकंड स्टेज पे जाइए, लिवर गॉल ब्लैडर को चेक करिए। तो Yes, उन ma'am. ऑर्गन्स के पॉइंट्स पे पेन मिलेगा आपको, तो आप उनको रेगुलर ट्रीट करें तो धीरे धीरे आप देखेंगे स्किन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैडम बाकी दूसरा जो रिंग मसाज बताया गया है वो बहुत जरूरी है, आप रिंग का मसाज करें, खासतौर से दोनों स्मॉल फिंगर और दोनों इंडेक्स फिंगर, इनसे आपका स्किन का मेंटेनेंस ज्यादा अच्छे से होगा। मैडम वो कोर्स जो आप ले रहे हैं ना मैम, कोर्स 1 और कोर्स 2, रिंग फिंगर और एक और कौन सा बताया? प्लीज रिंग फिंगर वन बाय वन एक जना करें, नहीं तो हमें मैम आप कुछ नहीं बता सुनाई रहे देगा। थे मैम, रिंग फिंगर बताया आपने मसाज करने के लिए, और स्मॉल फिंगर बताया, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर फॉर स्किन प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो आपका कोर्स है ना, कोर्स 1 एंड कोर्स 2, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आई एम इन द सेकंड सेमेस्टर doing acupressure, so your course 1 and course 2 is related to the content of second semester and first semester, or is it like more in depth study about it? It will be too small for you because you are already doing semester courses. तो semesters जो एक्यूप्रेशर संस्थान इलाहाबाद में semester courses कराए जा रहे हैं, जो correspondence course, distant learning और campus course भी अब online हो रहा है शायद, तो ये correspondence campus courses का syllabus बहुत ज़्यादा है, और चाइनीज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर दोनों शाखाओं को जोड़ा गया है उसमें, और ह्यूमन बॉडी सिस्टम भी पढ़ाया जाता है। सो काफी एग्जॉस्टिव सिलेबस है, बट यहाँ पर हमारा जो पर्पस है 1 महीने में एक कोर्स करने का, सिर्फ 2 घंटे का एक कोर्स है, जिसमें हर महीने 2 घंटा क्लास होती है और उसके बाद नेक्स्ट डे लगभग 2 घंटे का आपका ओपन डिस्कशन रहता है। तो ये 2 घंटे का पर मंथ एक कोर्स होता है। कोर्स 1 वाज 2 आवर्स आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर करेस्पॉन्डेंस सिस्टम पर। तो हर कोर्स अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स पर होगा, जिससे हम एक एक टॉपिक को धीरे धीरे समझते रहेंगे और एक एक टॉपिक को हम 1 महीना यूज करेंगे और उस पर एक्वेंटेड होंगे, उससे रिलेटेड हमें क्या चेंजेस मिल रहे हैं वो हम समझेंगे थोड़ा सा, और फिर हम दूसरे टॉपिक को स्विच करेंगे। तो एक बेसिक फॉर्मेट रहेगा हमारा कि 2-2 घंटे के हम लोग शॉर्ट कोर्सेज करेंगे, जिसे हम चाइनीज या आयुर्वेदिक या सुजोग की भाषा में नहीं बात करके हम एक्यूप्रेशर की जनरल भाषा में बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बॉडी सिस्टम को कैसे डायग्नोज करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे अलग अलग लेवल्स पर आप इस पर अप्रोच कर सकते हैं, हमारा ये थीम रहेगा कोर्सेज का डिटेल स्टडी में, बट स्टेप बाय स्टेप वेरी स्मॉल टॉपिक्स। लेकिन मैम ये बताइए कि कौन सा बेस्ट रहता है? मैम कौन सा कोर्स करना चाहिए फिर? सेमेस्टर करना चाहिए या फिर जो आप जो स्मॉल कोर्सेज कराते हैं वो करना चाहिए? कोर्सेज बहुत तरीके के होते हैं और बहुत लोगों को बहुत सी चीजें अलग अलग इंटरेस्ट देती हैं। ये आपका इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं कि आपको कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने क्योंकि हैं। जैसे हमने जैसे 2 इयर्स का कोर्स किया हुआ है, लेकिन जैसे उसमें इन्फ्रेंस चेक करना बताते हैं, प्रैक्टिकल नहीं मिल पाता, हम लोग बाहर रहते हैं, तो उसके लिए ये कोर्स जो आप सेकंड करा रहे हैं उसमें आप इन्फ्रेंस सिखा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन सीख पाएंगे वो इन्फ्रेंस निकालना इजीली? जितना पॉसिबल है उतना हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन करने का। बाकी तो फिजिकली पेशेंट अवेलेबल नहीं हो पाता आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन, तो इसलिए प्रैक्टिकली आप पेशेंट पे नहीं डील कर पाएंगे, या आप खुद अपने पे प्रैक्टिकल हमारे साथ नहीं कर पाएंगे, वो एक ड्रॉबैक जरूर रहेगा, बट जितना पॉसिबल है उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें। मैम कोर्स करने के बावजूद भी हमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। जैसे हमने 2 इयर्स का कोर्स किया है, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती क्योंकि वो एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से शायद। तो आई थिंक आप जो छोटे छोटे कोर्सेज दे रहे हैं, आप जो छोटे छोटे कोर्सेज करा रहे हैं, तो वो छोटी छोटी टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कभी आप शू पॉइंट्स पे लेंगे, कभी आप जो है चाइनीज मेरिडियंस पे लेंगी, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा हमारे लिए। फिर दोबारा कर लें तो हमारा क्लियर हो जाएगा। वो आपका डिसीजन है, आप लोग देख सकते हैं, कोई दोबारा भी कर सकते हैं। हम लोग खुद भी जब एक्यूप्रेशर में थे तो हम लोग 10-10 बार एक कोर्स किए हुए हैं, तभी धीरे धीरे चीजें दिमाग में सेट इन होती हैं, और अलग अलग लोगों के सुनने से अलग अलग चीजें हम लोग ग्रास्प करते हैं, अलग अलग आइडियाज हम लोग को मिलते हैं। तो बहुत से कोर्सेज हो रहे हैं ऑनलाइन, डिफरेंट लेवल्स पे हो रहे हैं। आप
जितना आपके पास पॉसिबिलिटी है, जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैम आपकी जो क्लासेस है कंटिन्यू रहेंगी बाद में भी, लॉकडाउन के बाद भी? सॉरी, एक जना पूछेगा प्लीज। लॉकडाउन के बाद भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, आप जो ये 2-2 घंटे के कोर्सेज ले रहे हैं? दिसंबर तक प्लान्ड है। अब अभी तक आई हैव मेड माय शेड्यूल, आपको कैलेंडर पोस्ट कर दिया जाएगा धीरे से आगे जाके। वंस अ मंथ एक टॉपिक लेंगे हम लोग। सो दिसंबर तक प्लान्ड है। लेट अस सी फॉर द नेक्स्ट ईयर, होपफुली ये सिचुएशन रिवर्स करेगी, सो वी मे कंटिन्यू आल्सो। मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे साथ एक्यूप्रेशर और मैग्नेट का कोर्स किया है, लेकिन वो जब बीमार पड़ी तो डॉक्टर बोले वो मत किया करो, वो अच्छा नहीं है। राइट। सो 12 बज चुके हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बट या डॉक्टर्स बहुत ओपन नहीं है। कुछ डॉक्टर्स ओपन हैं, कुछ डॉक्टर्स ओपन नहीं हैं थेरेपीज के ऊपर। बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप बीमारियों को पहले से प्रिवेंट कर लेंगे, पहले से ठीक कर लेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो उनकी कंसल्टेशन कम हो जाएगी और उनकी दवा बिकना बंद हो जाएगी। और मेडिसिन का मार्केट इस समय वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है। तो मेडिसिन का बहुत बड़ा मार्केट है, गवर्नमेंट्स को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत सी चीजें जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में हैं उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाता है। इसलिए ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। मैम बहुत थोड़ी देर भी पाँव लटकाकर बैठने से पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, ये क्या कारण है और उसको कैसे ठीक करें? यस, सॉरी मैम, थोड़ी देर भी पाँव लटकाकर बैठने से पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके लिए क्या करें? ये किस कारण से होता है और इसके लिए क्या करें? कहाँ पॉइंट लगाएं? ठीक है, अभी 12 बज चुका है, हम लोग का सेशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। क्वेश्चंस हम लोग फिर आगे फर्दर नेक्स्ट टाइम में करेंगे। पैरों की सूजन के लिए आपको जनरली एक टिप बता देते हैं। बेसिकली ये किडनीज की वजह से होता है हमारा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, मैंने लॉग आउट कर दिया। पैरों की सूजन बेसिकली आपका किडनीज की वजह से हो रहा है, और ये हमारे 2 किडनी के पॉइंट्स हैं पीछे में। आप इन पर प्रेस करेंगे, इस चैनल पे इधर में और इस चैनल पर इधर में, तो किडनी के पॉइंट्स पर आपको पेन मिलेगा। और आगे ये ब्लैडर का पॉइंट होता है हथेली पर सामने। तो अगर आपका यूरिन का फ्लो ठीक नहीं है, पानी का सर्कुलेशन बॉडी में ठीक नहीं है, तो इसके कारण सूजन आती है और सबसे पहले पैरों में आती है। तो ये हमारे किडनीज का बहुत बड़ा कारण है। सो ओके, थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया। एंड अगले संडे फिर हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you.